आओ मेरे भाई स्टार्ट करते हैं। जो हमारी क्लास की 11th अकाउंटेंसी है या क्लास 11th की जो हमारे अकाउंट्स है उसका हम इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। जो टी.एस. ग्रेवाल आप बुक देखोगे उसकी बुक के अकॉर्डिंग फर्स्ट चैप्टर जो हमारी इंट्रोडक्शन है अकाउंटिंग का। ठीक है, तो जो हमारी क्लास 11th की अकाउंटेंसी है उसका इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले जो हमें वर्ड समझना है दैट इज अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, अकाउंटिंग क्या होती है। ठीक है, तो अकाउंटिंग का मतलब होता है अकाउंटिंग मीन्स कीपिंग रिकॉर्ड ऑफ मनी रिलेटेड एक्टिविटीज ऑफ अ बिजनेस इन अ सिस्टमैटिक वे। मतलब सिंपल सी चीज है, अकाउंटिंग करना एक सिस्टम है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जो भी पैसों से रिलेटेड एक्टिविटीज हो रही हैं एक बिजनेस के अंदर उसको तरीके से रिकॉर्ड करना, मेंटेन करना रिकॉर्ड्स। तो अकाउंटिंग में हम क्या कर रहे हैं, अकाउंटिंग में हम सिस्टमैटिक तरीके से अकाउंटिंग कर रहे हैं, यानी कि सिस्टमैटिक तरीके से रिकॉर्डिंग्स कर रहे हैं जो भी मनी रिलेटेड ट्रांजैक्शन है। मतलब अगर मैं बिजनेस चला रहा हूं और उस बिजनेस में जो भी मनी रिलेटेड ट्रांजैक्शन है उसको सिस्टमैटिक तौर तरीके से रिकॉर्ड करना अकाउंटिंग कहलाता है। अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, ध्यान समझो। अकाउंटिंग में हम सबसे पहले ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, फिर क्लासिफाई करते हैं और फिर उसकी समरी बनाते हैं। ये सब हम कर रहे हैं किसकी, ऑफ ट्रांजैक्शंस की। कौन सी ट्रांजैक्शन, ऑफ बिजनेस, हमारे बिजनेस की ट्रांजैक्शन। और इसको कहां पे लिख रहे हैं, इन द बुक ऑफ अकाउंट्स या फिर इन द बुक ऑफ अकाउंट्स। तो अकाउंटिंग क्या है, रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना, समराइज करना बिजनेस की ट्रांजैक्शन को अकाउंट्स की किताबों में, ये अकाउंटिंग कहलाता है। तो व्हाट इज अकाउंटिंग, अकाउंटिंग इज रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन इन द बुक ऑफ अकाउंट्स। ये चीजें करना अकाउंटिंग कहलाती है। इससे हमें क्या पता चलता है, कितना प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, हम अच्छा जा रहे हैं बुरा जा रहे हैं, कितना मनी आ गया और कितना चला गया, ये चीजें पता चलती हैं अकाउंटिंग से। तो इन शॉर्ट अकाउंटिंग एक तरीके से बिजनेस की भाषा होती है और इसकी मदद से, अकाउंटिंग की मदद से हम बिजनेस में पता लगा पाते हैं कि हम कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बुरा परफॉर्म कर रहे हैं। कोई दिक्कत तो नहीं। बाकी ध्यान रखना, अकाउंटिंग की डेफिनेशन अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स ने जो दे रखी है वो ये है, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ तरीके से सिग्निफिकेंट मैनर। किसके रूप में, पैसों के रूप में, जहां पे ट्रांजैक्शन और इवेंट को आप रिकॉर्ड करते हो एक फाइनेंशियल कैरेक्टर में और इंटरप्रेट करते हो जो भी आपका रिजल्ट आ रहा है। की टर्म्स क्या होती है, देखो ध्यान समझना। अकाउंटिंग में ये की टर्म्स होती है, रिकॉर्डिंग करते हैं मतलब जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन उसको लिखते हैं, फिर उन्हें ग्रुप करते हैं, अलग अलग रिकॉर्ड करते हैं, समराइज, फिर उसके बाद क्लासिफाई करने के बाद समराइजिंग करते हो और फिर इंटरप्रेटिंग करते हो। अगर आपको याद होगा मैंने अकाउंटिंग की एक वीडियो भी डाली है और मैंने आपको एक अलग से समझाया था जब मैंने जर्नल कराया था। अगर आपको याद हो, अकाउंटिंग समझाया था, रिकॉर्डिंग करते हैं, जर्नल किसका पार्ट होता है, लेजर किसका पार्ट होता है। मैं चलो थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। जब भी आप अकाउंटिंग करते हो ना, जब भी आप अकाउंटिंग करते हो तो अकाउंटिंग में सबसे पहले आप रिकॉर्डिंग करते हो। रिकॉर्डिंग एक बार फिर से समझा देता हूँ। इसके अंदर मान लो आप जर्नल कर रहे हो एक तरीके से, ठीक है ना, फिर इसके बाद या फिर मान लो कोई कैश बुक बना रहे हो या फिर जो सारी चीजें, इसके बाद मेरे भाइयों आप क्लासिफाई करते हो। जब आप जर्नल बना रहे हो तो आप मेरे साथ थोड़ी बहुत जर्नल कर चुके हो, तो आप जर्नल में समझ गए हो जो भी सारी एंट्री होती है एक ही जगह पे लिख देते हो। अब उसको सेपरेट करना एक अलग अकाउंट में, यानी कि लेजर, फिर हम वो तैयार करते हैं। फिर उसके बाद हम सारे अकाउंट्स को बनाने के बाद ना उनकी समरी बनाते हैं जिसे हम ट्रायल बैलेंस कहते हैं, है ना। या मान लो इसके बाद हम ऐसा समझ लो प्रॉफिट एंड लॉस पता लगा रहे हैं, यानी कि बैलेंस शीट बना रहे हैं। और फिर उसके बाद हम इंटरप्रेट करते हैं लास्ट में कि हमने क्या खोया क्या पाया, मतलब क्या हमारा बिजनेस का फायदा है, क्या हमारा बिजनेस का। फिर उसी से आप आगे के लिए डिसीजंस बनाते हो बिजनेस के। तो मेरे भाइयों अकाउंटिंग का कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब नेचर कैसा है अकाउंटिंग। तो भैया अकाउंटिंग में आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का पता लगा पाते हो, क्योंकि आप अकाउंटिंग में लिखते ही वो ट्रांजैक्शन हो जो किससे रिलेटेड हो, मनी से रिलेटेड हो, है ना। आइडेंटिफाई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, अकाउंटिंग डील करती है उन्हीं ट्रांजैक्शन से जिसको पैसे में तोला जा सके। जैसे मशीन खरीद ली 50,000 रुपए की, लेकिन अगर आप आपके एम्प्लॉय की ऑनेस्टी देख रहे हो तो क्या उसको आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में रिकॉर्ड करोगे अकाउंटिंग में, नहीं, उसको आप मनी में नहीं कन्वर्ट कर सकते। रिकॉर्ड्स ट्रांजैक्शन सिस्टमैटिकली, जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो हमारी ट्रांजैक्शन सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड होती है। ऑब्वियस सी बात है, आप एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बनाते हो ना, जर्नल बनाते हो, लेजर बना रहे हो, एक फॉर्मेट चल रहा है, तरीका चल रहा है। क्लासिफाइड ट्रांजैक्शन, जब आप एक चीज देखो, अब देखो जो हमने डेफिनेशन पढ़ा था वही कैरेक्टरिस्टिक्स बन गया कि हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को लिखते हैं, मतलब मनी मेजरमेंट ट्रांजैक्शन को लिखते हैं, पहले रिकॉर्डिंग करते हैं,
फिर उन्हीं ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के बाद क्लासीफाई करते हैं। कैसे? अगर मान लो कैश की ट्रांजैक्शन है तो कैश के अकाउंट में होना चाहिए, सैलरी की ट्रांजैक्शन है तो सैलरी की ट्रांजैक्शन सैलरी अकाउंट में होना चाहिए, क्लासिफिकेशन करना। इसके बाद समरी बनाते हो, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट। अभी तो समझाया कि आप यहां से क्या पता लगाओगे, यहां से आप इन सारे अकाउंट्स को पता लगाओगे किससे कितना फायदा कितना नुकसान हो रहा है, और उस फायदा नुकसान के बाद आप कम्युनिकेट करते हो जानकारी। मतलब अगर आप अकाउंटिंग कर रहे हो तो आप अपने मालिक, ओनर, इन्वेस्टर जो आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या सरकार, उनके साथ अपनी रिपोर्ट्स शेयर कर सकते हो कि देखो जी हम तो ऐसे ऐसे बिजनेस चला रहे हैं, ये हमारा फायदा हो रहा है, आप हमें लोन देना पसंद करेंगे। लेकिन अगर आप अकाउंटिंग ही नहीं कर रहे हो तो कुछ डाटा नहीं है आपका, आप किससे लोन ले सकते हो? आप सरकार को क्या डाटा दिखाओगे? सरकार आपको फ्रॉड समझ सकती है, कोई आपको लोन नहीं देगा। तो इससे क्या होता है, कम्युनिकेट होती है इंफॉर्मेशन, जानकारी मिलती है अकाउंटिंग से कि आप क्या कर रहे हो बिजनेस में, और इसी से डिसीजन भी निकलता है। अगर आप जो है अकाउंट्स को समराइज करते हो, प्रॉफिट एंड लॉस पता लगता है कितना है कितना नहीं है, तो उसके लिए फ्यूचर स्ट्रेटेजी बनाते हो कि नहीं बनाते हो? अगर कम प्रॉफिट है तो क्या स्ट्रेटेजी बनाओगे कि ये जो गलतियां करी ये गलतियां नहीं हो, अब ज्यादा कमाओ। या फिर अगर आप अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हो तो आप वही स्ट्रेटेजी चाहोगे कि वो और बेटर फॉलो हो। तो ये चीजों का पता चलता है। बाकी आप अकाउंटिंग करते हुए रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हो। आगे जाके आप चैप्टर नंबर 3 जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर में इसको एक्सप्लेन करूंगा, वहां पर कुछ अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स होते हैं, अजम्पशन होते हैं, रूल्स होते हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं। तो वो अकाउंटिंग में हम फॉलो करते हैं, यानी कि अकाउंटिंग जो है वो सिस्टमैटिक तरीके से जब फॉलो करी जा रही है तो देयर आर सम रूल्स विच यू हैव टू फॉलो। ये नहीं कुछ भी कर दिया। जब मैं आपको समझा रहा हूं कि मशीन खरीदी और मशीन को इंस्टॉल कराया अगले दिन, तो आप उसको मशीन का ही पार्ट मान रहे हो ना, देयर आर रूल्स ऑफ इट। ये थोड़ी नहीं उसको रिपेयर एक्सपेंस मान रहे हो, रूल्स। बाकी जो भी आपका फाइनेंशियल रिजल्ट आता है उसको आप इंटरप्रेट करते हो, मतलब वार्तालाप करते हो, क्या खोया क्या पाया, है ना। तो अकाउंट सिर्फ आपको फिगर नहीं दिखाता, आपको समझने में भी मदद करता है कि हमारा कितना प्रॉफिट हुआ, या प्रॉफिट कम हुआ तो कितना कम हुआ, या हमारा बिजनेस कितना स्ट्रांग है या कितना वीक है। ये सारी चीजें हम इंटरप्रिटेशन से पता लगाते हैं। कोई दिक्कत इस चीज में? देखो बेटा ये तो बहुत सारे हैं, आप 5 6 7 8 भी लिख दोगे, 6 भी लिख दोगे, बहुत है। सर्व एज लीगल एविडेंस। अब आप खुद सोचो, जब आप अकाउंटिंग कर रहे हो तो एक तरीके से आप लीगल एविडेंस है कि नहीं आपका अकाउंटिंग। कोई भी आप पे गलत फ्रॉड का इल्जाम लगाए, छूट लो जी हमारी अकाउंटिंग रिपोर्ट लो देख लो, तो एक लीगल एविडेंस है ना। आप इसे कल को टैक्स ऑडिट हो रहा हो या कुछ भी हो रहा हो, वहां आप लीगली दिखा सकते हो कि हम फ्रॉड नहीं कर रहे हैं जी, ठीक है ना। तो अकाउंटिंग में सिर्फ पैसा रिकॉर्ड करना नहीं होता, ये बिजनेस की हेल्थ और फाइनेंशियल डिसीजन भी बताता है। तो मेरे भाइयों ये हम अकाउंटिंग पढ़े, और अकाउंटिंग का हमने डेफिनेशन और उसके बाद हमने अकाउंटिंग का फीचर, कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचर कैसा होता है वो पता लगाया। ऑब्जेक्टिव्स की अगर मैं बात करूं, मतलब जब आप अकाउंटिंग कर रहे हो तो आपके पर्पस, मकसद क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है अकाउंटिंग करने। तो पहला मकसद यही है कि आप रिकॉर्ड सिस्टमैटिक तरीके से मेंटेन करो, यही तो चाह रहे हो ना आप क्या चाह रहे हो, क्यों कर रहे हो अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस, आप क्यों कर रहे हो अकाउंटिंग? ताकि आपके रिकॉर्ड सिस्टमैटिक तरीके से मेंटेन रहे। आप प्रॉफिट और लॉस पता लगाना चाहते हो, मकसद है, ऑब्जेक्टिव। क्या मकसद है लोगों का? आप अपनी फाइनेंशियल पोजीशन पता लगाना चाहते हो कि हम फाइनेंशियली अच्छा कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। आप इंफॉर्मेशन देना चाहते हो आपके यूजर्स को, मतलब जो भी आपके इन्वेस्टर है, ओनर है तो ओनर को पता लगाना चाहते हो हम कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। इन्वेस्टर है तो आप ये पता लगाना चाहते हो कि हाँ जी इन्वेस्ट करो हमारे यहाँ, देखो हम आपको जानकारी देते हैं, हमारी अकाउंटिंग देख लो। या सरकार है तो उन्हें टैक्स पर्पज से, देखो जी हम फ्रॉड नहीं कर रहे, इतना ही टैक्स आया, ये लो टैक्स, इस तरीके से। बैंक को आप, अगर बैंक आपको लोन देगा तो आप अपनी अकाउंटिंग ही तो दिखाओगे कि देखो जी हम ऐसे ऐसे अकाउंटिंग कर रहे हैं। ताकि अगला ऑब्जेक्टिव क्या है, ताकि आप हेल्प मिले आपको डिसीजन लेने में, मतलब आप अकाउंटिंग करते हो ताकि डिसीजन लेने में मदद मिल सके, है ना। जायज बात है, अगर आप अकाउंटिंग कर रहे हो आपको पता चलेगा आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है कितना लॉस हो रहा है, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, आप यहाँ से डिसीजन ले सकते हो, है ना। कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, पैसा कितना काटना चाहिए, किस चीज में कितना इन्वेस्ट करना है, एक्सपेंड करना है। और इसके साथ साथ आप लीगल रिक्वायरमेंट भी पूरी कर रहे हो। क्यों? आपके ऊपर कोई फ्रॉड केस नहीं हो सकता ना, लीगल फाइलिंग टैक्स कर सकते हो आप, है ना। या फिर बिजनेस के लॉ आप फॉलो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, कोई पेनल्टी है तो वो अवॉइड कर सकते हो आप, अगर आप लीगल रिक्वायरमेंट की फुलफिलमेंट कर सकते हो, अगर आप अकाउंटिंग कर रहे हो। एरर्स पता लगा सकते हो, आप अकाउंटिंग कर रहे हो तो गलतियां पता लगा सकते हो, है ना। कंक्लूजन ये है कि सिर्फ अकाउंटिंग में रिकॉर्डिंग नहीं होती, आपको आपकी फाइनेंशियल पोजीशन, बेटर डिसीजन में भी मदद करता है। अगर मैं बात करूं अकाउंटिंग के फंक्शंस की, मतलब अब देखो, अब आपने कैरेक्टरिस्टिक समझ लिया और अकाउंटिंग का मकसद समझ लिया, पर्पस, क्यों लोग अकाउंटिंग कर रहे हैं। अब अकाउंटिंग में फंक्शंस, मतलब अकाउंटिंग में होता क्या है, फंक्शंस, किसी भी चीज के फंक्शन मतलब वो कैसे काम करता है। तो अकाउंटिंग कैसे काम करता है, ऑब्वियस सी बात है, अकाउंटिंग में हम सबसे पहले क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग। और रिकॉर्डिंग भी सिर्फ मनी वाली ट्रांजैक्शंस की ही करते हैं। सबसे पहले रिकॉर्डिंग किसमें ही होती है, जर्नल में। इसके बाद जैसे एग्जांपल, अगर आपने गुड्स बेचे 10,000 रुपए के, तो वो रिकॉर्ड करते हो आप। फिर उसके बाद आप इन्हीं रिकॉर्डिंग्स को क्लासीफाई करते हो, अलग अलग बांटते हो अलग अलग खातों में। तो जब आप रिकॉर्डिंग कर लेते हो तो ट्रांजैक्शन को लेजर में भेजा जाता है।
जैसे सैलरी है तो सैलरी अकाउंट में, रेंट है तो रेंट में, लेकिन जर्नल के टाइम पे तो दोनों को एक साथ लिख देते हो, एक के नीचे एक। फिर इसके बाद समरी बनाना, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, मतलब ये आपको आपकी फाइनेंशियल पिक्चर बताता है, ठीक है ना। और फिर इसके बाद आप एनालाइज करते हो और इंटरप्रेट करते हो, पता लगाते हो कि अच्छा ये हमारी फाइनेंशियल पोजीशन है इस साल, ओहो हमारा तो नुकसान है पिछले साल, मतलब प्रॉफिट तो है इस साल प्रॉफिट 40,000 है, लेकिन पिछले साल जो प्रॉफिट था वो 50,000 था, तो इसका मतलब हमारा प्रॉफिट पिछले साल से कम हुआ। ये इंटरप्रेट करना है, एनालाइज करना। फिर आप और क्या करते हो अकाउंटिंग में, आप अपनी इंफॉर्मेशन, जानकारियां देते हो लोगों को, है ना, ताकि आप टैक्स पे कोई गलत इल्जाम ना लगे आपके ऊपर, आप अपने इन्वेस्टरों को इनवाइट कर सको, ये सारी चीजें। डिसीजन लेने में आपको मदद मिलती है अगर आप अकाउंटिंग कर रहे हो, तो ये भी फंक्शन है अकाउंटिंग का। अकाउंटिंग से लीगल कंप्लायंसेस, मतलब जो भी आपका इनकम टैक्स रिटर्न है या ऑडिटिंग है, ये सब आप इसके तहत सही काम कर रहे हो नहीं कर रहे हो, इन चीजों का भी पता चलता है। बाकी एरर्स एंड फ्रॉड का भी पता चलता है अगर आप अकाउंटिंग, तो ये देखो मोस्टली चीजें लगभग आप तीनों चीजों में सेम देख रहे हो, मतलब पता होना चाहिए, एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है ना। इसके बाद हम चलते हैं अकाउंटिंग करने से फायदा क्या होता है। देखो वही सेम चीजें रिपीट होंगी, क्योंकि वो सारी चीजें फायदा ही तो बता रही हैं, लेकिन नुकसान कुछ अच्छा हो सकता है। फायदा क्या है, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मेंटेन होगा, ऑब्वियस सी बात है। आपको प्रॉफिट और लॉस पता चलेगा, ये भी एक फायदा ही देगा आपको। आपको ये पता चलेगा आपकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, ये भी तो फायदा ही बताएगा आपको। आप डिसीजन ले पाओगे, ये भी आपका फायदा ही है। आप अपने यूजर्स को इन्फॉर्मेशन दे पा रहे हो, ये भी वही सेम चीज है। आपको लीगल कंप्लायंसेस, मतलब आप प्रॉपर टैक्स दे पाओगे ढंग से, प्रॉपर पता लग पाएगा कितना टैक्स देना है कितना नहीं देना, तो ये इसमें भी आपको मदद मिलेगी। आपको रिजल्ट कंपेयर करने में मदद मिलेगी, पिछले साल, हर साल अकाउंटिंग करोगे तो इस साल पिछले साल में क्या डिफरेंस है ये पता चलेगा। आपको एरर एंड फ्रॉड में डिफरेंस पता चलेगा क्या है क्या नहीं है कि नहीं। तो कहीं ना कहीं जो फायदे हैं ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये सारी चीजें आप पढ़ ही तो चुके हो। तो फायदे वही हैं जो फंक्शंस हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, नेचर। लेकिन अगर हम बात करें नुकसान की, क्योंकि यहाँ मजा है, ओनली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्ड, ये एक नुकसान है। कैसे? अकाउंटिंग सिर्फ उन्हीं इवेंट को रिकॉर्ड करता है जो सिर्फ पैसे में मेजर किए जा सकते हैं। अगर मान लो कोई नॉन फाइनेंशियल इंपॉर्टेंट चीज हो गई, जैसे मान लो आपके एम्प्लॉय की स्किल्स, या आपका जो ब्रांड है उसकी रेपुटेशन, या आपका जो कस्टमर है उसकी सेटिस्फेक्शन, क्या ये बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? लेकिन क्या आप इन्हें रिकॉर्ड कर सकते हो? नहीं, ये एक नुकसान। एग्जाम्पल, एक लॉयल एम्प्लॉय की जो वैल्यू है, क्या वो आप अकाउंट्स में दिखाओगे? नहीं, ये एक नुकसान है। इग्नोर क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन, मतलब अकाउंटिंग ना क्वालिटी फैक्टर्स को इग्नोर करता है या कंसीडर नहीं करता। जैसे अगर आप प्रोडक्ट बना रहे हो तो प्रोडक्ट कितने रुपए का है, कितने का बिका है, कितने का खरीदा है, इस पे फोकस करता है, लेकिन उस प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है वो नहीं। उसकी वर्किंग कंडीशन कैसी है, मैनेजमेंट की एफिशिएंसी क्या है, मैनेजरियल एफिशिएंसी, जो मैनेजर काम कर रहा है उसकी एफिशिएंसी कैसी है, ये सभी फैक्टर को वो इंक्लूड नहीं करता। तो जो क्वालिटी इंफॉर्मेशन है, क्वालिटी, क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी, क्वांटिटी तो लिखता होगा 10 क्वांटिटी 20 क्वांटिटी, लेकिन क्वालिटी इंफॉर्मेशन को इग्नोर करता है। और उसके साथ साथ ऊपर हमने पढ़ा था कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन सिर्फ रिकॉर्ड करता है। ये हिस्टोरिकल कॉस्ट के ऊपर बेस्ड है। जैसे एक बिल्डिंग जो आपने खरीदी 10 लाख रुपए की, वो आज 50 लाख की होगी, लेकिन आप अपनी बुक में तो 10 लाख की लिखोगे ना, ये प्रॉब्लम, ठीक है ना। मतलब जो भी असेट्स है रिकॉर्ड होती है वो ओरिजिनल परचेज प्राइस पे होती है, करंट मार्केट वैल्यू पे नहीं होती है, ये एक नुकसान। ये पर्सनल, और देखो एक और पॉइंट लिखा हुआ है, दिस रिड्यूस एक्यूरेसी इन फाइनेंशियल पोजीशन ओवर इट्स टाइम। मतलब ये चीज ना आपकी एक्यूरेसी नहीं बता पाएगा टाइम टू टाइम। क्यों? आप तो इस टाइम पे 50 लाख के मालिक हो, लेकिन दिखा कितने रखा है? 10 का। ये नुकसान वाली चीज है। अच्छा, आपके पर्सनल जजमेंट से भी प्रभावित होता है। मतलब अगर आप मान लो कल को, जो आप समझोगे बेटा आगे जाके, डेप्रिसिएशन जब चार्ज करोगे ना आप अपनी मशीनों पर, तो आप दो मेथड से चार्ज कर सकते हो। एक हो सकता है स्ट्रेट लाइन मेथड, एक होगा जो हम पढ़ेंगे आगे। तो अब आप, ये आपके खुद के ऊपर है, आप कौन सा मेथड यूज करना चाहते हो। जो मेथड यूज करोगे उसके हिसाब से अलग अलग वैल्यू कैलकुलेट होंगी। तो आपके पर्सनल जजमेंट मैटर कर रहे हैं, जबकि होना क्या चाहिए उससे नहीं फर्क पड़ रहा। मान लो मैंने एक मशीन खरीदी, अब वो मशीन पे मैं हर साल कह रहा हूँ 10% वैल्यू घटी हुई मानूंगा, 10% डेप्रिसिएशन, और पता चले वो 2 साल में ही पूरी 1 लाख रुपए की खरीदी थी, तो अगर 10% का डेप्रिसिएशन है तो मान लो 10% टोटल 80,000 की रहेगी, है ना। या फिर मान लो अगर रिटर्न डाउन दूसरा मेथड लगा रहे हो, पहले साल खत्म करके 90 की हो जाएगी, फिर 90 का 10% लगाओगे तो 9,081 की रह जाएगी। कुल मिला के 80 और 81 की रहेगी। क्या सही है 80 और 81 रहेगी? नहीं, हो सकता है वो 50 की हो जाए। ये तो हमारे पर्सनल जजमेंट के हिसाब से हम कैलकुलेट कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी फर्क पड़ सकता है। बाकी पॉसिबिलिटी ऑफ मैनिपुलेशन या फिर विंडो ड्रेसिंग, वेरी इंपॉर्टेंट लिमिटेशन, एमसीक्यू में आते हैं इससे क्वेश्चन। कैसे? अकाउंटिंग जो है ना वो इंटेंशनली रिकॉर्ड्स को एडजस्ट करती है ताकि वो एक अच्छा दिख सके जो वो है। मतलब अकाउंटिंग ऐसी हो सकती है कि वो मिसलीड कर सके उनके यूजर्स को। ऐसा भी तो हो सकता है आप अकाउंटिंग में से वही चीज करो जो अच्छी अच्छी दिख रही हो,
समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं मैं? मतलब आपकी जो अकाउंटिंग है ना, वो आपके यूजर्स जो देखना चाहते हैं आपके अकाउंट्स, उनको मिसलीड भी तो कर सकते हैं, उन्हें धोखा भी तो दे सकते हो आप गोबर बना के। समझ रहे हो ना? ये भी एक नुकसान है। नॉट फ्री फ्रॉम एरर्स एंड फ्रॉड, मतलब अकाउंटिंग में भी गलतियां हैं या एरर हो सकते हैं, तो इसीलिए एरर्स एंट्री में या फ्रॉड स्टाफ के द्वारा ये सब चीजें हो सकती है। बाकी ओनली अ पार्शियल पिक्चर, मतलब अकाउंटिंग से फाइनेंशियल हेल्थ दिखाता है, बिजनेस की ओवरऑल हेल्थ थोड़ी ना दिखाता है कि आपके एम्प्लॉय कैसे हैं, मार्केट में कंपटीशन क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, फ्यूचर में कितना रिस्क है, सब अकाउंटिंग तो सिर्फ आपको अकाउंटिंग की ट्रांजेक्शन दिखा रहा है। तो ये मेरे भाइयों इसके कुछ नुकसान है। बाकी अकाउंटिंग का रोल क्या है बिजनेस में, देखो फिर से वही सेम चीजें आएंगी, फिर से वही सेम चीज क्या, अकाउंटिंग फाइनेंशियल रिकॉर्ड मेंटेन करने में मदद करता है, अकाउंटिंग प्रॉफिट लॉस पता लगाने में मदद करता है, अकाउंटिंग फाइनेंशियल पोजीशन पता लगाने में मदद करता है, अकाउंटिंग डिसीजन लेने में मदद करता है, लीगल कंप्लायंसेस, इन्वेस्टरों को अट्रैक्ट करता है, रोकता है हमें एरर ना हो, इन सब चीज़ों से बचाता है, इंफॉर्मेशन देता है हमारे स्टेक होल्डर्स को, जो भी हमारे गवर्नमेंट है, इन्वेस्टर है, इन सब लोगों को, ये सब चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी रिपीट में बार बार पढ़ रहे हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज अकाउंटिंग प्रोसेस, और ये वाला भी आप अकाउंटिंग फंक्शन में पढ़ चुके हो, जर्नल रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना, समराइज करना, ये वही तो है। तो फिर से वही आ जाओ। मीनिंग अकाउंटिंग प्रोसेस एक सीरीज है जिसके अंदर हम रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, समराइज करते हैं और इंटरप्रेट करते हैं। सबसे पहले हम ट्रांजैक्शन पता लगाते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ट्रांजैक्शन, मतलब कि क्या ये ट्रांजैक्शन है या ये ट्रांजैक्शन नहीं है। तो ये जर्नल नहीं हुआ, पहले तो आप पता लगा रहे हो ट्रांजैक्शन है कि नहीं है। जैसे मान लो एक एम्प्लॉय ने आपकी वफादारी दिखाई, तो क्या ट्रांजैक्शन है, नहीं, लेकिन सैलरी पे करना, सर्विस बेचना, गुड्स खरीदना, ये इसके बाद आप रिकॉर्डिंग करते हो, जर्नल बनाते हो, है ना, डेबिट क्रेडिट ये सब लिखते हो। फिर आप लेजर बनाते हो, अलग अलग सेपरेट अकाउंट, फिर आप उन्हें समराइज करते हो, एक साथ समरी बनाते हो, एक साथ इकट्ठा करते हो। फिर आप इसके बाद क्या करते हो, देखो अब ये वाली खतरनाक चीज है, ट्रायल बैलेंस के बारे में बोला हुआ है। ट्रायल बैलेंस जनरली आपकी एक्यूरेसी पता लगाने में मदद करता है, आपने सही काम करा नहीं करा है ना। इसके बाद हम एंट्रीज को एडजस्ट करते हैं, मतलब कभी कभी क्या होता है ना, जब हम जर्नल बनाते हैं, फिर उसके बाद लेजर बनाते हैं, फिर ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, तो बेटा ऐसा हो सकता है कि इन दौरान, अब देखो जर्नल जो है पूरे साल भर बनता है, लेजर पूरे साल भर बनता है, ट्रायल बैलेंस पूरे साल, बैलेंस शीट साल के एंड में बनती है। तो उस बैलेंस शीट से पहले पता चलता है कि हमने कुछ गलतियां कर रखी हैं, कुछ चीज जो है हमने लिखी नहीं है, तो उन एरर्स को ट्रायल बैलेंस के बाद भी ठीक किया जा सकता है, लेकिन फाइनल अकाउंट बनाने से पहले। तो आप देख रहे हो एडजस्टिंग एंट्रीज, मतलब कुछ ट्रांजैक्शन या तो रिकॉर्ड नहीं हुई होगी या उसे ठीक होना होगा, तो उनको एडजस्टिंग एंट्रीज कहते हैं, उन्हें ठीक करते हैं। फिर हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं, जैसे ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, बैलेंस शीट, आपको याद है मैं सब समझा चुका हूँ, वो 10 मिनट की वीडियो, उसको देख लेना। अकाउंटिंग कम्युनिकेट करना इंफॉर्मेशन, उसके बाद फिर आप अपनी जानकारियां देते हो अपने यूजर्स को, और कुछ नहीं है। इसके बाद मेरे भाइयों हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो हमारी अकाउंटिंग है ना, इनकी ब्रांचेस, शाखाएं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आप कॉलेजेस में देखते हो बेटा, अकाउंटिंग जो होती है ना, उसकी अलग अलग शाखाएं होती हैं, मतलब मैनेजमेंट के हिसाब से, इन्वेस्टर, गवर्नमेंट, सबके हिसाब से सब अलग अलग पर्पस देती है। लेकिन जो आपके बुक में मेन ब्रांचेज है ना, वो सिर्फ 3 टाइप की ब्रांचेज है। तो आपसे कोई पूछे कि ब्रांचेज, शाखाएं, जैसे मान लो ये हमारी अकाउंटिंग है, इस अकाउंटिंग की शाखाओं को एक्सप्लेन करो, तो 3 टाइप की शाखाएं होती है। एक होती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो भी आप कर रहे हो, 11th में कर रहे हो, 12th में करोगे। इसके बाद बेटा एक होती है कॉस्ट अकाउंटिंग, और बेटा एक होती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये 3 अकाउंटिंग होती है। कॉस्ट अकाउंटिंग आप मोस्ट प्रोबेबली सेकंड ईयर में सीखोगे, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी थोड़ा सेकंड ईयर में और थोड़ा थर्ड ईयर में सीखोगे। मैं समझाता हूँ आपको। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में तो वही आप रिकॉर्डिंग, समरी, रिपोर्ट करना, इसके अंदर आप फाइनल अकाउंट बनाते हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो, और इसके आप एक्सटर्नल यूजर को जानकारी देते हो। इसके अंदर कुछ प्रिंसिपल्स फॉलो किए जाते हैं, जैसे अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, GAAP जिसे कहा जाता है, या इसके अंदर आप फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और पोजीशन तैयार करते हो। ये हिस्टोरिकल डाटा पे बेस्ड होता है, हर साल के एंड में ये बनाया जाता है। लेकिन जो कॉस्ट अकाउंटिंग है, ये जनरली कहाँ यूज होती है बेटा, ये जनरली फैक्ट्रियों में यूज होती है। ध्यान रखना, बोलोगे फैक्ट्री, फैक्ट्री मतलब बड़ी फैक्ट्री, प्रोडक्शन फैक्ट्री। और कॉस्ट अकाउंटिंग फोकस करती है कॉस्ट के अकाउंट्स पे, मतलब अगर मैं एक प्रोडक्ट बना रहा हूँ, एक माल तैयार कर रहा हूँ, तो उसकी कॉस्ट कैसे ना कैसे करके बेहतरीन में ला सकता हूँ, उसकी अकाउंटिंग करना कॉस्ट अकाउंटिंग कहलाता है। ठीक है ना। कॉस्ट अकाउंटिंग यूज होती है कि हम कैलकुलेट कर सकें और कंट्रोल कर सकें जो भी हम माल बना रहे हैं उसकी कॉस्ट को। ये कॉस्ट अकाउंटिंग होती है, जो आप सेकंड ईयर में सीखोगे। ठीक है ना। और जो अगर आप कॉस्ट पर यूनिट पता लगाना चाहते हो, तो आप कैसे, क्या मतलब, अगर मान लो आप कॉस्ट पता लगाना चाहते हो, एक यूनिट की कॉस्ट कितने की है, या आप अपने वेस्टेज कम करना चाहते हो, या आप अपनी फैक्ट्री में एफिशिएंसी बढ़ाना चाहते हो, तो ये सब चीजें कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर आपको करनी होती है, जो आप कॉलेज में पढ़ोगे। ठीक है ना।
बाकी ये इसके अंदर आप क्या करते हो, ये मैनेजमेंट के लिए यूज की जाती है ताकि आप इसमें कॉस्ट पे फोकस करो। कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या आप अकाउंट बनाने पे फोकस करो, नहीं, कॉस्टिंग पे फोकस कर रहे हो, कॉस्ट कैसे क्या कैसे करके कम हो सके। एग्जांपल है, एक कैलकुलेट करना, एक प्रोडक्शन, एक पैकेट चिप्स की कॉस्ट को कैलकुलेट करना। इससे आप अपने ओवरहेड और खर्चे को कंट्रोल कर सकते हो, कॉस्ट के बिहेवियर को, या जो भी प्राइस के प्रोडक्ट है उसमें हेल्प मिलती है आपको। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होती है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपको फाइनेंशियल और ऑपरेशनल जानकारी देती है डिसीजन मेकिंग के लिए। मतलब यहाँ पर आप प्लानिंग कर रहे हो, कंट्रोल कर रहे हो और बजट कर रहे हो, फोरकास्टिंग कर रहे हो। मतलब पता है क्या है, आप अपने बिजनेस में अकाउंटिंग करना, वो तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो गई। फैक्ट्री में बैठ के प्रोडक्शन की अकाउंटिंग करना कॉस्ट अकाउंटिंग हो गई। लेकिन क्या बिजनेस में काम करना चाहिए, क्या हमारा बजट होना चाहिए, समझ रहे हो, कैसे हमें काम करना है, कितना हमें चीजों को कंट्रोल करना है, कितनी हमें, क्या हमारी प्लानिंग है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। चीजों को मैनेज करना, और वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, ठीक है ना। ये इंटरनली मैनेजमेंट के द्वारा यूज होती है और ये पब्लिकली शेयर नहीं होती। अब जायज बात है, ये आपकी बिजनेस की मैनेजमेंट है, बिजनेस की स्ट्रैटेजीज है, वो वाली अकाउंटिंग। इसके अंदर आप फ्यूचर की प्लानिंग फोकस करते हो, या कोई भी स्ट्रेटेजिक डिसीजन हो उन पे फोकस करते हो। ये फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल दोनों पे फोकस करता है कि अब बताओ, अगर मान लो कोई एम्प्लॉय है, वो एम्प्लॉय ज्यादा से ज्यादा बेहतर काम करे, क्या ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पार्ट है कि नहीं है? तो क्या ये पैसों से रिलेटेड हुआ? नहीं। लेकिन क्या ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग है? नहीं। फाइनेंशियल में तो सिर्फ पैसा आता है। तो ये देखो, ये ना बजट बनाना अगले बिजनेस प्लान के लिए, अगले साल के लिए, ये इसका एग्जांपल है। कोई दिक्कत? मेरे भाइयों, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज ना, ये अकाउंटिंग, बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी के बीच में रिलेशनशिप। तो अगर मैं बात करूं बुक कीपिंग क्या होती है, बेटा ध्यान रखना, ये आपकी बुक वाले, जितना भी आपकी बुक का मैंने सारा वही टॉपिक उठाया है, बस लैंग्वेज थोड़ी डिफरेंट होगी। बुक कीपिंग का मतलब क्या होता है? कुछ नहीं है। बुक कीपिंग, कोई भी आपसे पूछे ना तो बस इतना बोल देना, बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। बुक कीपिंग इट इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। सिर्फ रिकॉर्डिंग करने को ही बुक कीपिंग कहा जाता है। लेकिन अकाउंटिंग में क्या सिर्फ रिकॉर्डिंग आती है? नहीं। क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग, है ना, एनालाइजिंग, बहुत सारी चीजें। तो बुक कीपिंग सबसे बेसिक स्टेप होता है अकाउंटिंग का। यानी कि अगर अकाउंटिंग इतनी बड़ी है तो बुक कीपिंग जस्ट उसका छोटा सा एक पार्ट है, ठीक है ना, जिसके अंदर सारी सिस्टमैटिक तरीके से हम लिखते हैं। यानी कि इसके अंदर रिकॉर्ड भी कर रहे हैं एक तरीके से ट्रांजैक्शन, क्लासीफाई भी कर रहे हैं, जर्नल सब बना रहे हैं, ठीक है ना। ये सब जूनियर स्टाफ, छोटे लोग, जूनियर, बड़ा अकाउंटेंट होगा और उसका जूनियर स्टाफ का बंदा ये बुक कीपर बनाएगा, ठीक है ना। इसमें आप जनरली गुड्स को रिकॉर्ड करते हो एक तरीके से, बस इतना ही। लेकिन अकाउंटिंग एक बड़ा कंसेप्ट है। अकाउंटिंग में बुक कीपिंग तो है, लेकिन आप एनालाइज भी तो कर रहे हो, समराइज भी तो कर रहे हो, इंटरप्रेट भी तो कर रहे हो, है ना। आप रिकॉर्ड कर रहे हो, यानी कि सिर्फ बुक कीपिंग के अलावा क्लासिफाइंग और समराइजिंग भी कर रहे हो, फाइनल अकाउंट भी बना रहे हो, एनालाइज भी कर रहे हो अपने रिजल्ट का, और कम्युनिकेट भी कर रहे हो यूजर से। तो बुक कीपिंग इज जस्ट अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है ना। ये अकाउंटेंट करते हैं ये काम। अब आप समझ रहे हो, अकाउंटेंट और नॉर्मल छोटी अकाउंटेंट जो शॉप्स में वर्कर होते हैं वो जूनियर स्टाफ है ऐसा, और एक बड़ा अकाउंटेंट जो सीए होगा वो ये सारी एक्टिविटीज देखेगा। तो रिकॉर्डिंग वाला काम वो इससे देख लेगा क्या उसने कर रखा कि नहीं, और फिर बाकी चीजों को वो खुद मैनेज करेगा। इसके बाद ये अकाउंटेंसी क्या होती है? अकाउंटेंसी कुछ नहीं है, थ्योरेटिकल जानकारी अकाउंटिंग की, साइंस की। मतलब कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, कंसेप्ट होते हैं, जो बुक कीपिंग कैसे की जाए, अकाउंटिंग कैसे की जाए, उसकी जानकारी को अकाउंटेंसी कहते हैं। तो अकाउंटेंसी क्या है? जानकारी अकाउंटिंग करने की, अकाउंटिंग करने की जानकारी को अकाउंटेंसी कहा जाता है, ठीक है। ये आपको अकाउंटिंग का एक ढांचा बताता है कि आपको अकाउंटिंग करनी है तो इस तरीके से अकाउंटिंग होती है, वो अकाउंटेंसी है। आप पढ़ाई कर रहे हो और मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ढांचा देके तैयार कर रहा हूं, ये अकाउंटेंसी है। फिर आप अकाउंटिंग करोगे। अब अकाउंटेंसी के लिए, अकाउंटेंसी में आपको जानकारी दी जाएगी, यानी कि अकाउंटेंसी किताब है, उस किताब से आप खाना बना रहे हो, तो वो जो किताब है वो अकाउंटेंसी है, और उस खाना जब आप तैयार कर रहे हो उस किताब से पढ़ पढ़ के, वो अकाउंटिंग है। और बुक कीपिंग उस अकाउंटिंग का छोटा सा पार्ट है, ठीक है। बाकी मेन वर्क क्या होता है? जायज बात है, इसमें आप सिर्फ ढांचा तैयार कर रहे हो, कंसेप्ट तैयार कर रहे हो, स्टैंडर्ड बेसिक रूल्स प्रिंसिपल्स जो अकाउंटिंग होते हैं वो लिखे होते हैं। कौन इस्तेमाल करता है? टीचर, स्टूडेंट, अकाउंटेंट, प्रोफेशनल, वो इन सब का इस्तेमाल करता है अकाउंटेंसी का, ठीक है ना। बाकी एग्जांपल है डबल एंट्री सिस्टम। तो डबल एंट्री सिस्टम एक सिस्टम है, तरीका है रिकॉर्डिंग करने का, तो ये इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटेंसी, जिसके तरीके से फिर आप अकाउंटिंग करते हो। क्लियर है? बाकी लेवल की बात करें, ये फर्स्ट स्टेप है, ये ब्रॉडर स्टेप, और ये तो थ्योरी है। काम क्या होता है? ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हो, रिकॉर्ड के साथ एनालाइज भी करते हो, और इसके अंदर तो प्रिंसिपल और कंसेप्ट लिखे हुए होते हैं। स्कोप क्या है इसका? इसका कोई स्कोप नहीं है, बहुत नैरो स्कोप है, इसका थोड़ा वाइड स्कोप है, और इसका तो वाइडेस्ट स्कोप है। जितने ज्यादा प्रिंसिपल्स होंगे उतने ज्यादा रूल्स, ये सब वाइडेस्ट स्कोप है। डिपेंडेंसी क्या है? ऑब्वियस सी बात है, अकाउंटिंग पे डिपेंड है। लेकिन ये क्या है? अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग बुक कीपिंग पे डिपेंड है, क्योंकि अकाउंटिंग तो जब होगी ना जब बुक कीपिंग होगी, है ना। तो ये अकाउंटिंग का पार्ट है। नेचर क्या है? ये प्रैक्टिकल है, ये प्रैक्टिकल और एनालिटिकल भी है, लेकिन ये तो पूरा ही थ्योरेटिकल है। क्लियर है? जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, ठीक है।
और अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्या होती है? अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मतलब जो भी डाटा या फिर जो भी रिपोर्ट्स हैं वो जनरेट होती है अकाउंटिंग करके, है ना? और वही अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हमारी, उसे ही हम अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कहते हैं। मतलब जो भी हम अकाउंटिंग करी उससे डेटा निकलेगा या इन्फॉर्मेशन निकलेगी, वही हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है। कोई आपसे पूछे व्हाट इज अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, सो व्हेनेवर वी डू द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, whatever we produce the data, that data is accounting information। इसके अंदर जैसे प्रॉफिट और लॉस पता चला, या असेट्स लायबिलिटी कितनी है, या कैश की कितनी पोजीशन है, डेटर क्रेडिटर क्या है, इन सब की जानकारी निकलने ही को तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कहते हैं। एग्जांपल, नेट प्रॉफिट उस साल का कितना हुआ, टोटल सेल्स कितनी हुई, कैश कितना पड़ा है, ये सब आपको क्या दे रहा है? अकाउंटिंग की जानकारी। और इसी अकाउंटिंग की जानकारी को हम अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को ही हम अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, मतलब जो भी सारी जानकारी है इन्हें हम अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कहते हैं। फीचर क्या है? जब आपके पास अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन निकल रही है तो वो कैसी निकल रही है? कह रहा है वो रिलायबल निकल रही है, मतलब जायज बात है वो रियल ट्रांजैक्शन पे बेस्ड है, जो भी बिल है, जो भी रिसिप्ट्स हैं, उन सब पे बेस्ड है वो। रेलेवेंट है, मतलब ये हमें मदद करती है करेक्ट डिसीजंस लेने में। मतलब क्या हम इस पे निर्भर हो सकते हैं? जो भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होती है, क्या वो रेलेवेंट है? रेलेवेंट मतलब क्या हम उस पर निर्भर हो सकते हैं? बिल्कुल, वो रेलेवेंट भी है। क्या वो कंपेरेबल है? क्या हम कंपेयर कर सकते हैं परफॉर्मेंस अलग अलग सालों की, अलग अलग फर्म्स की? यस, ऑब्वियसली। क्या ये अंडरस्टैंडेबल है? क्लियर एंड सिंपल फॉर यूजर टू अंडरस्टैंड। ऑब्वियसली जो भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो इसलिए तो बनाएगी ताकि कोई समझना चाहे तो समझ सके। तो क्लियर है और बड़ी सिंपल है। क्या टाइमली है? हाँ, जब आपको चाहिए तब आपको अकाउंटिंग की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, बस। अब अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के टाइप्स हैं। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कितने टाइप्स की होती है? तो टाइप्स देखो कितने टाइप्स की है। एक है प्रॉफिटेबिलिटी इन्फो, ये हमें इन्फॉर्मेशन देगा प्रॉफिट की। एक है फाइनेंशियल पोजीशन, है ना? एक है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी समझते हो? कितना हाथ में नगद है, कैश है, या ऐसी कौन सी चीज हमारे बिजनेस में जो जल्दी से नगद में कन्वर्ट हो जाए, उसको कहते हैं लिक्विडिटी। उसकी जानकारी मिल जाती है। कॉस्ट की जानकारी, मतलब जो भी हमारी किसी भी चीज की लागत आ रही है या जो भी है उसकी जानकारी, जो हम कॉस्ट अकाउंटिंग की बात कर रहे थे कल। इन्वेस्टमेंट की जानकारी, टैक्स की जानकारी, ये सभी जानकारियां पता चलती है। तो जो प्रॉफिटेबिलिटी जानकारी है वो आपको प्रॉफिट और लॉस बताएगी, और उसका एग्जांपल जैसे कि इन्वेस्टर या ओनर। भाई अकाउंटिंग की जानकारी किसको मिलेगी? पर्पस क्या है अकाउंटिंग की जानकारी? प्रॉफिट और लॉस पता लगाना। किसको किसको चाहिए? इन्वेस्टरों को चाहिए या आपके जो ओनर है उनको चाहिए। फाइनेंशियल पोजीशन, जिसमें आपकी असेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल कितनी है ये पता लगे, ताकि हम इसका क्रेडिटर या लेंडर्स जो भी है जिनको देना है, जिनसे लिया है, वो सब के बारे में जान सके। लिक्विडिटी क्या बताएगा आपको? कितनी आपकी कैश पोजीशन है या शॉर्ट टर्म एबिलिटी है कि जल्दी से आप अपने बिजनेस को या जो भी आपके बिजनेस में है उसमें ज्यादा से ज्यादा कैश कन्वर्ट कर सको। लिक्विडिटी का मतलब समझना, जिससे सप्लायर और बैंक के एग्जांपल है। कॉस्ट की इंफॉर्मेशन, मतलब ये आपको आपकी कॉस्ट कम करने में मदद करता है, मैनेजर का इसमें एग्जांपल आ जाता है। इन्वेस्टमेंट की जानकारी, जो भी बंदा भाई कल को मैनेजमेंट है या इन्वेस्टर है वो आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसकी जानकारी होनी चाहिए। टैक्स की जानकारी, भाई पहली चीज तो आप जीएसटी, इनकम टैक्स कैलकुलेट करोगे और इसकी जानकारी सरकार को या ऑडिटर्स को चाहिए। तो अलग अलग जानकारियां, ये सब कैसे निकलेगी? ये सब अकाउंटिंग करके निकलेगी। और इन अकाउंटिंग करके इन सब की जानकारियां, हमें कितने टाइप की जानकारी मिल सकती है, किसका क्या मकसद है और किसको चाहिए ये जानकारी, ठीक है ना? किसको क्या जानकारियां चाहिए। कंक्लूजन क्या है? देखो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम उसी की मदद से डिसीजन ले पाते हैं। भाई अकाउंटिंग करोगे, उसकी जानकारी मिलेगी, फिर आपको करना क्या है, आपका जो बिजनेस करने का तरीका है वो सही है, गलत है, उसमें कुछ बदलाव करने हैं, तो आप उसी डिसीजन को लोगे। या आप परफॉर्मेंस को कंपेयर करोगे, पिछले साल से कंपेयर करोगे, किसी और दुकान से कंपेयर करोगे, तो वो आपकी अकाउंटिंग की जानकारी है और वो अकाउंटिंग करके मिलेगी। तीसरा, फ्यूचर की एक्टिविटीज को मैनेज करना। फ्यूचर में हम क्या करने वाले हैं, सब हमारी आज की अकाउंटिंग की जानकारियों से पता चलेगा। अपने बिजनेस की हेल्थ पता लगाना, तो एक तरीके से वही तो है, जानकारी मिलेगी तभी तो पता चलेगा बिजनेस की हेल्थ। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो है उसके यूजर कौन है? अब जब अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मिल गई, उसके यूजर कौन है? कहता है दो मेन कैटेगरीज के यूजर होते हैं, एक इंटरनल यूजर जो हमारे बिजनेस के अंदर है, और एक एक्सटर्नल यूजर जो बिजनेस के लोग नहीं है, बाहर के लोग हैं। अब मैं अगर बिजनेस चला रहा हूँ और बिजनेस से मैं अकाउंटिंग करा, अकाउंटिंग से अकाउंटिंग की जानकारी निकली, और उस जानकारी का मेरे बिजनेस के अंदर किस किस का क्या इस्तेमाल है। तो अगर मैं बात करूं मेरे मैनेजमेंट की, और सबसे पहले तो ओनर, मैं मालिक हूं, क्या मेरे लिए वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है? ऑब्वियसली, मैंने पैसा लगाया है, मेरा जानने का हक है कि भैया क्या प्रॉफिट कमा रहे हैं, क्या फाइनल पोजीशन है हमारी, तो प्रॉफिट पता लगाना, ग्रोथ पता लगाना, फाइनल पोजीशन। लेकिन जो मैनेजमेंट है, जिसने काम करा, जिसने प्लान्स बनाए या प्लान को एग्जीक्यूट करा, उनको जानना भी तो जरूरी है कि क्या उन्होंने वो जो प्लान बनाया वो सही से काम करे नहीं करे। तो प्लानिंग बनाया उन्होंने, बजटिंग करा उन्होंने, डिसीजन लिया जो भी, तो क्या वो सही है जानकारी के लिए? या फिर जो मेरे यहाँ पे काम कर रहे हैं एम्प्लॉइज, उनको पता चलना चाहिए कि भाई हम अगर हमने मेहनत करके काम करा, हमारी मैनेजमेंट ने जैसे हमें काम बोला हमने करा, तो अगर हम अच्छा काम कर रहे हैं तो हमें पता तो चले कि क्या हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है, हमने क्या खोया क्या पाया,
जिससे उन लोग को जॉब की सिक्योरिटी महसूस हो, सैलरी में ग्रोथ महसूस हो कि देखो बड़ा अच्छा मुनाफा हुआ है, शायद हमारी सैलरी बढ़ सकती है, इस तरीके, ठीक है ना। लेकिन कुछ आउटसाइड बिजनेस के अलावा एक्सटर्नल फैक्टर भी है जहां आपको आपकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एक्सटर्नल यूजर्स को चाहिए रहती है। एक्सटर्नल यूजर में किसको चाहिए रह सकती है? इन्वेस्टरों को। इन्वेस्टर को क्यों? ताकि उन्हें पता चले कि हम इस कंपनी में इन्वेस्ट करें या नहीं करें। क्रेडिटर को, उधार वालों को, कि उन्हें लगे कि भैया इसका प्रॉफिट हुआ है तो क्या ये हमारा कर्जा चुकाएगा या नहीं चुकाएगा, या कहीं और ही लॉस में आता जाए। बैंक्स को, क्योंकि बैंक से हमारा क्या बढ़ता है? क्रेडिट वर्थीनेस। क्रेडिट वर्थीनेस का मतलब क्या होता है? लोन लेने की काबिलियत। जितनी ज्यादा क्रेडिट वर्थीनेस होगी, आपका बैंक उतना खुश रहेगा आपसे और आपको उतना ही लोन वो प्रोवाइड करेगा। तो ये एक्सटर्नल यूजर्स के लिए हेल्पफुल है। अब गवर्नमेंट क्या चेक करेगी भाई? गवर्नमेंट को जब अकाउंटिंग की जानकारी मिलेगी तो वो देखेगी क्या ये बंदा सही टैक्स भर रहा है कि नहीं भर रहा। टैक्स की अथॉरिटीज को पता चलेगा तो वो चेक करेंगे कि क्या करेक्ट इनकम टैक्स दिया इसने, नहीं दिया, क्या करेक्ट इनकम के हिसाब से करेक्ट टैक्स दिया, नहीं दिया। कंज्यूमरों को क्या फायदा है? कंज्यूमर ये पता लगाएंगे कि यार हम जिस बंदे का बिजनेस में से माल खरीद रहे हैं, सामान खरीद रहे हैं, जो बिजनेस है ये कैसी स्टेबल है, अच्छी है कि नहीं है। समझ रहे हो? रिसर्चर का क्या फायदा? रिसर्चर का होगा कि वो देखेंगे कि ये बिजनेस के ट्रेंड क्या फॉलो कर रहे हैं। रिसर्चर ये देखेंगे यार ये बिजनेस तो बड़ा ग्रो कर रहा है, तो वो रिसर्च करेंगे कि ये ऐसी क्या चीज परफॉर्म कर रहे हैं जो बहुत अच्छी है, और हम उसकी थ्योरी बना लेंगे, यूट्यूब पे डालेंगे कि देखो इस बिजनेस में सक्सेसफुल होने का ये कारण है, रिसर्च करना। समझ रहे हो? ये सब एक्सटर्नल लोगों को क्या फायदा होगा? आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, डबल एंट्री एंड सिंगल एंट्री सिस्टम। मेजरली बेटा आप ध्यान रखना, जो आप एंट्री सिस्टम फॉलो करते हो वो डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हो, सिंगल एंट्री सिस्टम आप फॉलो नहीं करते हो, क्योंकि आप मेरे साथ जर्नल भी पढ़ चुके हो। हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होना, डेबिट होना या क्रेडिट होना या कोई भी एस्पेक्ट होना, वो डबल एंट्री सिस्टम कहलाता है। रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन इन टू एस्पेक्ट या इन टू डायरेक्शन, दिस इज डबल एंट्री सिस्टम। ये दो एस्पेक्ट पे बेस्ड होती है, डुअल एस्पेक्ट, दो एस्पेक्ट पे बेस्ड होती है। हर ट्रांजैक्शन को दो अकाउंट में प्रभावित होते हुए देखते हो आप, मेंटेन करते हो आपके कंप्लीट रिकॉर्ड, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, वो कंप्लीट करने में मदद करता है कि नहीं करता। आप इसमें अकाउंटिंग का रूल फॉलो करते हो और फिर आगे जाके तो आप ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब बनाने में भी आपको मदद होगी। समझ रहे हो? इस तरीके एग्जांपल, जैसे कैश अगर आप बैंक में जमा कराते हो तो आपका बैंक कम हो गया, सॉरी बैंक प्लस हो गया और कैश कम हो गया, तो ये क्या है? डबल एंट्री सिस्टम, टू वे ट्रांजैक्शन है। लेकिन अगर मान लो आप सिंगल एंट्री सिस्टम करते तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप किसको रिकॉर्ड कर रहे हो, या तो बैंक को या फिर सिर्फ कैश को। अच्छा, ये जनरली बिजनेस फॉर्म, कंपनी, प्रोफेशनल, बेटा जो भी सिस्टम हम यूज करते हैं वो डबल एंट्री सिस्टम यूज करते हैं, बस इस बात का ध्यान रखना। सिंगल एंट्री सिस्टम की बात करें, पहली चीज तो ये आधी अधूरी होती है और इनकम्प्लीट सिस्टम होता है अकाउंटिंग का। इसके अंदर सिर्फ पर्सनल अकाउंट और कैश बुक को ही लिखा जाता है। कैश बुक मतलब ओनली दैट ट्रांजैक्शन विच आर रिकॉर्डेड इन कैश। सपोज मैंने गुड्स खरीदे कैश में, तो सिर्फ कैश गया है, इस पे फोकस करेंगे, ठीक है ना। अगर मैंने उधार में माल खरीदा है, ट्रांजैक्शन ही नहीं आएगी, ट्रांजैक्शन आएगी ही नहीं सिंगल एंट्री सिस्टम में। क्यों? क्योंकि हम तो सिर्फ कैश की ट्रांजैक्शन लिख रहे हैं, कैश बुक लिख रहे हैं, यानी कि ये तो कैश की ट्रांजैक्शन नहीं है। गुड्स उधार में खरीद रहे हैं, आ क्या रहा है? गुड्स क्या बढ़ रही है? उधारी, उधारी बढ़ रही है। या कहीं कैश है? नहीं लिखा जाएगा। या तो कैश बुक के अकाउंट या पर्सनल अकाउंट। कहने का मतलब है दो वे ट्रांजैक्शन नहीं होती है। पर्सनल अकाउंट में पर्सन आ जाते हैं, वो बात अलग है कि क्रेडिटर लायबिलिटी सारी पर्सनल अकाउंट में आ जाएगी। अच्छा, इसके अंदर प्रॉपर रिकॉर्डिंग का सिस्टम नहीं चलता, जैसे हम रियल, नॉमिनल, पर्सनल अकाउंट करते हैं ना, मतलब पर्सनल अकाउंट तो मेंटेन होता है पर रियल, नॉमिनल यहाँ नहीं मेंटेन होता। और यहाँ पर आप इसे डबल एंट्री सिस्टम रूल फॉलो नहीं करते इसके अंदर, और आप इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसके अंदर सही बन भी नहीं सकता, इसमें एरर आ सकते हैं, डबल एंट्री सिस्टम नहीं है ना ये। और इसे इनकम्प्लीट रिकॉर्ड भी कहा जाता है, ठीक है ना। जनरली जैसे मान लो कोई सिर्फ क्रेडिट की सेल हो जाए या रिसिप्ट हो जाए, वही रिकॉर्ड होगी, कोई एक्सपेंस या असेट्स रिकॉर्ड नहीं होता इसके अंदर, ठीक है। ये जनरली बहुत छोटे बिजनेस रिकॉर्ड करते हैं, दुकानदार या किराना स्टोर वाले, ये सब लोग यूज करते हैं। यहाँ वो सिर्फ क्या आ रहा है, सिर्फ क्या जा रहा है, इस पर ध्यान देते हैं। और हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया।